हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अपने अध्याय प्राकल्पना अर्थात हाइपोथेसिस के अंतर्गत प्राकल्पना के प्रकारों के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। अभी तक हमने प्राकल्पना का अर्थ और उसकी विशेषताओं को जाना था। अब हम प्राकल्पना के प्रकारों के बारे में जानेंगे। समाजशास्त्र एवं सामाजिक विज्ञानों में अनेक प्रकार की प्राकल्पनाओं का प्रचलन है। सामाजिक तथ्यों, घटनाओं एवं समस्याओं की प्रकृति, अनुसंधान के उद्देश्य एवं तथ्यों के प्रकारों के आधार पर प्राकल्पनाएं भी कई प्रकार की हो सकती हैं। यहाँ हम कुछ प्राकल्पनाओं के बारे में जानेंगे। गुडे एवं हार्ट ने 3 प्रकार की प्राकल्पनाएं बताई हैं। यानी कि गुडे एवं हार्ट ने 3 प्रकार की प्राकल्पनाओं का उल्लेख किया है। पहली अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित, दूसरी जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित और तीसरी है विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित। अब थोड़ा सा हम यहाँ इनको विस्तार से जानेंगे। तो पहली है अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित। ये प्राकल्पनाएं मानव के सामान्य ज्ञान, तर्क, वाक्य, दैनिक जीवन के अनुभवों, मान्यताओं, लोकोक्तियों, कहावतों और विश्वासों पर आधारित होती है। जैसे कि किसी प्रकार की कोई कहावतें हैं, लोकोक्तियां हैं या विश्वास है, इन पर जब आधारित होती हैं तो उन्हें अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित प्राकल्पनाएं कहा जाता है। इसको कह सकते हैं जैसे कहावतों, दैनिक जीवन के अनुभव, लोकोक्तियों, आदि पर जब आधारित होती हैं तो इनको अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित प्राकल्पना कहा जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे हम कहें, पशुओं में शियार, पक्षियों में कौवा, मनुष्यों में नाई तथा स्त्रियों में मालिन चतुर होते हैं। तो ये कुछ प्रकार की कहावतें हैं। तो इन कहावतों और दैनिक जीवन के अनुभवों के आधार पर जब प्राकल्पनाएं बनाई जाती हैं तो उन्हें अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित प्राकल्पनाएं कहा जाता है। इसी प्रकार अगली है जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित। इस प्रकार की प्राकल्पनाओं में प्राय एक सामान्य निष्कर्ष, तथ्य अथवा निष्कर्ष को पूर्वाधार मानकर अन्य तथ्यों की तर्कपूर्ण रूप से परीक्षा की जाती है। यानी कि इस प्रकार की प्राकल्पनाओं का उद्देश्य आनुभविक एक रूपता में तार्किक रूप से निकाले गए संबंधों की उपस्थिति का परीक्षण करना होता है। ऐसी प्राकल्पनाओं में विभिन्न कारकों के बीच तार्किक अंतर संबंधों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यानी कि विभिन्न प्राकल्पनाओं में विभिन्न कारकों के बीच तार्किक अंतर संबंधों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो ऐसी प्राकल्पना को जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित या इन्हें फिर संबंधात्मक प्राकल्पनाएं भी कहा जाता है। यानी कि जब विभिन्न कारकों के बीच तार्किक अंतर संबंधों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं तो उन्हें संबंधात्मक प्राकल्पनाएं या जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित प्राकल्पनाएं कहा जाता है। इसमें अगला प्रकार है विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित। कुछ प्राकल्पनाएं विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित होती हैं। यानी कि कोई भी घटना अनेक कारणों से घटित होती है।
किसी भी घटना के पीछे कोई एक कारण नहीं होता, बल्कि बहुत सारे कारण होते हैं, और उनमें से एक कारक प्रमुख कारण होता है और अन्य कारक सहायक कारक होते हैं। जैसे मान लीजिए, बाल अपराध के लिए मनोविश्लेषणवादी सिद्धांतकार मानसिक विकृति और दुर्बलता को उत्तरदायी मानते हैं। इस प्रकार की प्राकल्पना को कारणात्मक प्राकल्पना भी कहा जाता है, यानी कि कुछ कारक को प्रमुख कारक मानकर और अन्य कारक को सहायक कारक माना जाता है। या यूं कहें कि विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित जब स्थापित किया जाता है प्राकल्पनाओं का, तो उनको विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित प्राकल्पना कहा जाता है। तो ये तो थी गुडे एवं हार्ट द्वारा बताई गई 3 प्रकार की प्राकल्पनाएं। इसके अलावा कुछ अन्य प्रकार की प्राकल्पनाएं भी हैं। कुछ अन्य प्रकार की प्राकल्पनाएं भी हैं जिनके बारे में हम यहाँ जानेंगे, जिसमें सबसे पहले है सकारात्मक कथनों से संबंधित। यानी कि कुछ प्राकल्पनाओं का संबंध सकारात्मक कथनों से होता है। जब इनका संबंध जो है सकारात्मक कथनों से होता है, तो उन्हें हम सकारात्मक कथनों से संबंधित प्राकल्पनाएं कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में जानेंगे, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक दयालु होती हैं, यानी कि स्त्रियों के लिए सकारात्मकता दिखाई गई है। तो ऐसे शब्दों में जो सकारात्मक कथनों से संबंधित होती हैं, उन्हें सकारात्मक कथनों से संबंधित प्राकल्पनाएं कहा जाता है। इसी प्रकार अगली है नकारात्मक कथनों से संबंधित। तो जब नकारात्मक कथनों से संबंधित प्राकल्पना होती है, तो उन्हें नकारात्मक कथनों से संबंधित प्राकल्पना कहा जाती है। यानी कि जिन शब्दों में नकारात्मकता दिखाई देती है, जिन वाक्यों में नकारात्मकता दिखाई देती है, उन्हें नकारात्मक कथनों से संबंधित प्राकल्पना कहा जाता है। जैसे पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक दयालु नहीं होती हैं, तो यहाँ नकारात्मकता दिखाई दे रही है, तो इसलिए इसे नकारात्मक कथनों से संबंधित प्राकल्पना कहा जाएगा। यानी कि जब नकारात्मक कथनों से संबंधित होती हैं, तो उन्हें नकारात्मक कथनों से संबंधित प्राकल्पना कहा जाएगा। इसी प्रकार अगली है शून्य कथनों से संबंधित। यानी कि कुछ प्राकल्पनाएं ऐसी होती हैं जिसमें सकारात्मक और नकारात्मकता दोनों को व्यक्त किया जाता है। यानी कि यूं कहें कि या यूं भी कह सकते हैं कि जिसमें ना तो सकारात्मकता दिखाई देती है, ना नकारात्मकता दिखाई देती है, तो वहां उसे शून्य कथनों से संबंधित प्राकल्पना कहा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम समझें, पुरुषों और स्त्रियों की दयालुता में कोई अंतर नहीं होता। यहाँ जैसे हमने बताया था कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक दयालु होती है, तो सकारात्मकता आ गई स्त्रियों के प्रति। यहाँ पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक दयालु नहीं होती है, तो नकारात्मकता आ गई। और यहाँ जब हम कहें कि सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों ही नहीं दिखाई देती हैं, तो हम एग्जाम्पल के रूप में कह सकते हैं कि पुरुषों और स्त्रियों की दयालुता में कोई अंतर नहीं होता। यानी ना तो सकारात्मकता से संबंधित है कथन, न ही नकारात्मकता से संबंधित, तो इनको शून्य कथनों से संबंधित प्राकल्पना कहा जाएगा। इसी प्रकार अगली है काम चलाऊ प्राकल्पना। काम चलाऊ प्राकल्पना। श्रीमती पीवी यंग कहती हैं कि ऐसे पहने अनुमान व अस्थायी महत्वपूर्ण विचार जो किसी अनुसंधान का आधार बन सकते हैं, उन्हें काम चलाऊ प्राकल्पना कहा जा सकता है या कहा जाता है। यानी कि ऐसे पहने अनुमान व अस्थायी महत्वपूर्ण विचार जो अनुसंधान का आधार बन जाते हैं, आधार बन सकते हैं, तो उनको काम चलाऊ प्राकल्पना
कहा जाता है। यानी कि काम चलाऊ प्राकल्पना किसी भी अध्ययन को प्रारंभ करने के लिए एक प्रारंभिक विचार होता है। जब प्रारंभ में हम किसी भी विचार को लेकर स्टार्ट कर देते हैं अपना अनुसंधान कार्य, तो उसको काम चलाऊ प्राकल्पना कहा जाता है। जो जो अध्ययनकर्ता को अनुभव होता है वह उसमें परिवर्तन और संशोधन कर देता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि प्रारंभिक जो विचार होता है, अध्ययनकर्ता धीरे धीरे जब अनुसंधान कार्य उसका आगे बढ़ता है तो वो उस प्रारंभिक विचार को पूरी तरह त्याग कर नया प्राकल्पना या नया विचार भी बना लेता है, जिसके आधार पर आगे का अनुसंधान कार्य करता है। यानी कि एक प्रारंभिक विचार या अस्थायी महत्वपूर्ण विचार जो अनुसंधान कार्य का आधार बन सकता है, उसे हम काम चलाऊ प्राकल्पना कहते हैं। तो इस प्रकार कुछ विद्वानों ने अलग अलग प्रकार की प्राकल्पनाएं बताई हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्राकल्पनाएं गुडेव हार्ट ने 3 प्रकार की प्राकल्पनाएं बताई। अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित, जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित, विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित। तो कुछ अन्य प्रकार की प्राकल्पनाएं हैं सकारात्मक कथनों से संबंधित, नकारात्मक कथनों से संबंधित, शून्य कथनों से संबंधित और काम चलाऊ प्राकल्पना। तो स्टूडेंट, इस प्रकार हमने आज प्राकल्पना के प्रकारों के बारे में जाना।